बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, एक तरफ तो महंगाई को लेकर अपोजिशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद जारी है। अब से थोड़ी देर पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से गैस की कीमतें 35% बढ़ाने पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है इस हुकूमत को। फिर अपोजिशन लीडर को ही लेकर एक मामला है जो कि चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से है। एक तरफ तो ये इत्तलात हैं कि हुकूमत चाहती है कि चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसी कर दी जाए और इसके लिए मुशावरत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से ना हो। अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके का बयान आया भी है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से, और इससे पहले भी हुकूमत के दीगर वुज़रा इस पर बात कर चुके हैं कि नैब के केसेस हैं शहबाज शरीफ साहब पर, इसलिए हम उनसे मुशावरत नहीं करेंगे और अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए चेयरमैन नैब की ये मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाती है, इसको बढ़ाया जाता है, तो उस पर भी अपोजिशन की तरफ से एतराज़ात सामने आ रहे हैं। क्योंकि जो नैब का मौजूदा ऑर्डिनेंस है उसके तहत 4 साल मुद्दत मुलाजमत है जो कि नाकाबिले तौसी है। एक तो इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और कुछ वुज़रा जो आमने सामने हमें नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगले इंतखाबात में जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो EVM के हवाले से है या जो दीगर कुछ ऐसी शिकें हैं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल में शामिल हैं, उस पर उनकी एतराज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं। लेकिन कुछ वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, जिसमें से 2 वफाकी वुज़रा को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भी भेजा गया और उन्होंने अब 6 हफ्तों की मोहलत भी मांग ली है। इन वुज़रा ने जवाब दायर करने के लिए इलेक्शन कमीशन में। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे कल जो वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली के में से खिताब किया है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, जिससे उनका वर्चुअल ये खिताब था। 3-4 चीज़ें जिन पर उनका बुनियादी फोकस रहा। एक तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की और ये भी बताया कि अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान का, और ख़ुसूसी तौर पे उन्होंने अपना जिक्र किया कि उन्होंने कई साल पहले ही ये कहा था कि यहाँ पर कोई जंग मसले का हल नहीं निकाल सकती है। 2006 का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन से भी इस हवाले से बात की थी। सबसे ज़्यादा नुकसान इस जंग में पाकिस्तान ने ही उठाया है और जो हमारा मौक़िफ़ था वो यहाँ पर दुरुस्त साबित हुआ है। फिर अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से दुनिया को जल्द फ़ैसला करना चाहिए। अफगानिस्तान के अवाम के हल में के हक में जो है वो यही बेहतर है। साथ ही साथ कश्मीर के हवाले से, भारत के हवाले से उन्होंने बात की कि हिंदुत्वा जो है उनकी पॉलिसी वो उस पर गामजन है और कश्मीर में जो मजालिम हैं एक तरफ तो वो बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ खुद साख्ता हल की जानिब भारत जा रहा है मकबूजा कश्मीर में, जो कि खुद यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, तो उस जानिब भी दुनिया को गौर करना चाहिए। फिर करप्शन पे और इस्लामोफोबिया पे भी उनकी तरफ से बात की गई। पहले तो उनकी तकरीर के हवाले से ही बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, एजाज़ अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ राना मशहूद अहमद साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात। एम्बेसडर एजाज़ अहमद चौधरी साहब, आई स्टार्ट विद यू। पहले तो ये फरमाइएगा कि अफ़गानिस्तान से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर का बेशतर हिस्सा जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि जानी नुकसान पाकिस्तान का इस जंग में कितना हुआ, जो वॉर ऑन टेरर थी, माली नुकसान कितना हुआ और हमारा जो मौक़िफ़ था वो इतने अरसे बाद सही साबित हुआ है या वी स्टैंड विंडिकेटेड। तो ये जो आवाज़, ये जो मौक़िफ़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का रहा या पाकिस्तान का रहा, कल उनके इस खिताब के बाद भी, उससे पहले कुछ दिनों से वो जो कुछ इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उसमें भी मुसलसल ये बात करते चले आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस आवाज़ में दीगर ममालिक की आवाज़ें भी पाकिस्तान के साथ शामिल होंगी, पाकिस्तान की हामी होंगी? अब जी हैं, अगर आप गौर करें तो खित्ते के तमाम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान का इस्तदलाल देखते हैं और इसी वजह से जब मगरिब में अमेरिका ने कोशिश की कि हम इनके असासे मुंजमद करें या कोई और इकोनॉमिक कोर्शन करें, तो कोई खित्ते का मुल्क उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि वहाँ पे कोई इंसानी बहरान जन्म ना ले कि ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी हो सकती है। तो इसलिए सारे मगरिब को तकरीबन यही कह रहे हैं जो पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब आप इस तरह अबेंडन ना करके जाएं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप इतना अर्सा यहाँ पे रहे। ये अलग बात है कि आपकी कैलकुलेशन गलत थी, आप मस्करी हल ढूंढ रहे थे, वो चलें
वो मामला तय हो गया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया, लेकिन इस वक्त आगे कैसे चलना है? तो क्या आप अगर तालिबान कोई हुकूमत को गिरा देते हैं, फर्ज किया बड़ा जोर लगा के, तो क्या वो दोबारा दहशतगर्द तंजीमें नहीं आ जाएंगी? क्या यहाँ दोबारा खाना जंगी नहीं होगी? तो वो यानी 20 साल की जो मेहनत है वो तो बिल्कुल रायगा चली जाएगी और मामला वहीं का वहीं आ जाएगा जिस खाने से चले थे। तो मैं ये समझता हूँ कि चीन और रूस और किसी हद तक ईरान और उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, सबका यही इस वक्त फिक्र सबको यही है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम कैसे लाया जाए। तो उसके एक तरफ तो ये डिमांड है जो आपने भी कहा कि अमेरिका वगैरह को हम कहें। जी बताइए। तो जी, अच्छा, एक तरफ तो ये डिमांड। एजाज चौधरी साहब ये बताइए कि जिस तरह पाकिस्तान और वजीर आजम ने इसका जिक्र भी किया कि हमने नुकसान भी उठाया, अफगानिस्तान में जो हमारा मौक़िफ़ था हम उस पर कायम भी रहे, लेकिन अमेरिका के जाने के बाद वहाँ पर पाकिस्तान को स्केपगोट बनाने की कोशिश की गई क्योंकि अमेरिका को वहाँ पर हजीमत का सामना करना पड़ा। बट उसके बाद अगर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का मामला है या तालिबान ने जो एक अपना मंशूर कह लीजिए दिया है कि हम तमाम दुनिया के साथ ताल्लुकात चाहते हैं और ख़वातीन के हुकूक के हवाले से भी वो बात करते हैं, 20 सालों में उन्होंने भी ज़ाहिर है वो काफ़ी मार खा ली है, काफ़ी कुछ सीख लिया है, दुनिया देख ली है, वो भी अपना तरीक़ाकार तब्दील करना चाहते हैं। तो एक तरफ तो चाइना भी उनसे मुज़ाकरात करता है, रशिया भी मुज़ाकरात करता है, कतर में जो मुज़ाकरात हुए अमेरिका भी खुद मुज़ाकरात करता है, तालिबान को तस्लीम करते हैं, तो उनकी हुकूमत तस्लीम करने में क्या मसाइल जो है वो आड़े हैं? मेरे ख्याल में एक तालिबान का अपना एक माजी है और वो भी आड़े आता है। इसी वजह से कोई भी हुकूमत बशमूल खित्ते के तमाम ममालिक रिकग्निशन पे बहुत तेज़ी से नहीं चल रहे, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि तालिबान अपनी जो कमिटमेंट्स हैं, अपने जो वादे हैं, वो पूरे करते हैं कि नहीं करते। और मैं एक आम शहरी के हवाले से भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तालिबान जो है वो कमिटमेंट्स ऑनर करें। मिसाल के तौर पर उन्होंने वादा अमेरिका से किया कि हम आईएसआईएस और दाइश और अलकायदा को नहीं आने देंगे। मैं समझता हूँ इस किस्म की कमिटमेंट वो पाकिस्तान को भी दें तहरीरी तौर पर कि टीटीपी और बीएलए और वगैरह इनको आने नहीं देंगे। इसी तरह शायद चीन भी एक्सपेक्ट करे और उज़्बेकिस्तान भी, दूसरे भी। और इस वजह से लोग अभी खित्ते के तमाम ममालिक वेट एंड सी की पोजीशन में है एज फार एज रिकग्निशन इज कंसर्न। जिस चीज़ पे अलबत्ता इत्तेफाक़ राय है वो है कि वहाँ पे जो इस वक्त क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने वाला है, अगर उनकी इमदाद ना की तो मुझे आज मैं खबर देख रहा था, हमारे स्पेशल एनवॉय सादिक साहब से मंसूब थी कि अफगानिस्तान से आने वाली तमाम चीज़ों पे सवाए सेब के हम टैक्स नहीं लेंगे। ये अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यूज आने चाहिए ताकि वो, इसका ताल्लुक रिकग्निशन से नहीं है, वो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि इनकी अभी तक 1267 रजीम में इनको टेररिस्ट वहाँ पे किया हुआ है, इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा में इनकी सीट भी अभी इनको नहीं मिल पा रही है और अमेरिका भी स्केपगोट करने के उसी में है। तो हमें उससे दरकिनार मैं कहता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम ये है कि इंसानी बहरान वहाँ पे जन्म ना ले, क्योंकि अगर जन्म लिया तो मुझे ये डर है कि वहाँ दोबारा सिविल वॉर और खाना जंगी हो गए, फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है उनको नुकसान हुआ। जी सही। अच्छा, स्टे विद अस एम्बेसडर साहब, मैं राना मशहूद साहब का भी इस पे मौक़िफ़ ले लूँ। ज़ाहिर है हमारी अपोजिशन की तरफ से कुछ सियासी इख्तलाफात तो आते ही रहते हैं, चाहे किसी भी जमात की हुकूमत हो, लेकिन राना मशहूद साहब एक चीज़ पे बताइएगा कि अगर पाकिस्तान की रियासत की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जो बार बार बात की जा रही है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो जो डू मोर से शुरू हुआ था अमरीका या डू मोर का मुतालबा पाकिस्तान से था, अब वो वज़ीर आज़म हमारा एब्सोल्युटली नॉट कहने पे आ गए हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की पोजीशन वाकई जिस तरह अफगानिस्तान के मामले पर भी या कश्मीर के हवाले से वो कहते हैं, या भारत का बार बार उनके वज़रा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हर फोरम में बात की है और अपना नैरेटिव जो है वो दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की, आपको लगता है कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो हम पाकिस्तान की बात करें, पहली तो बात है कि अफगानिस्तान के अंदर जो पीस है, जो स्टेबिलिटी है, वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, रादर इस रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, अमेरिकन फौजी जब वहां से निकले,
किस डील के तहत निकले, किस डील के तहत पाकिस्तान में रखे गए, कि मतलब शुक्रिया तक का अमेरिकन प्रेसिडेंट फोन नहीं करता है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहां से वर्चुअल खिताब करते हैं, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वहां पर बकायदा बुलाया जाता है, मीटिंग्स होती हैं, वे फॉरवर्ड डिस्कस किया जाता है। तो हम तो बहुत क्लियर हैं। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जब पुल आउट कर रहा था तो इंडिया एक बहुत बड़े प्लेयर की तरह वहां पर आ रहा था, और आज भी अफगानी बहुत ज्यादा जो हैं, जो पिछले रजीम के थे, वो ट्रेनिंग्स के लिए इंडिया गए हुए हैं। तो एक तो जो प्लान था इंडिया का वो तो बुरी तरह फेल हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें क्या गेन किया। पाकिस्तान को इस मौके के ऊपर उनके साथ पूरा जुड़ना चाहिए। पाकिस्तान को, हमारा वैसे भी हमसाया है, हमें ना सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बल्कि उसके साथ साथ जो कंसेशंस हम वहां पर उनको दे सकते हैं वो देनी चाहिए, और एक गुडविल का जेस्चर हमारी तरफ से जाना चाहिए। बदकिस्मती से ये हुकूमत अपने अवाम का तो ख्याल रख नहीं सक रही, महंगाई और जो बेरोजगारी और गुर्बत का बम गिराया हुआ है इस वक्त, तो ये अफगानिस्तान को क्या दे सकेंगे, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि इनकी जो सबसे बड़ी नाकामी है, देखें इतना बड़ा इशू है, ये ना पार्लियामेंट पर यकीन रखते हैं, ना इनको चाहिए था कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर एक डायलॉग कराते कि वे फॉरवर्ड क्या होना है, तमाम जमातों का इसमें मौकफ आता, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते, मतलब आपका एक पूरे पाकिस्तान का एक मुश्तरका मौकफ जाना चाहिए था, जिसकी तरफ इनकी कभी भी तवज्जो नहीं रही है। ठीक है, आप कहते हैं डिलिब्रेशंस होनी चाहिए, पार्लियामेंट के फोरम को इसके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। फरूख हबीब साहब ये फरमाइए, एक चीज़ जो राना मशहूद साहब ने कही है, सिर्फ इन्होंने नहीं कही बल्कि बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो क्यों नहीं गए और ये वर्चुअल खिताब करने की उनको ज़रूरत क्यों पेश आई, जिस पर बार बार अपोजिशन की तरफ से ये बताया जाता है कि जी वज़ीर आज़म साहब तो प्रेसिडेंट जो बाइडन के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि कॉल उनको आ नहीं रही और उनसे वहाँ पर मुलाकात भी वक्त नहीं मिल रहा था, मुलाकात फिक्स नहीं हो पा रही थी, और इसीलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि वर्चुअल खिताब कर लिया जाए। देखिए, मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल एक गैर ज़रूरी जो है वो तनकीद है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मैटर क्या करता है कि आप आलमी फोरम के ऊपर आप पर्चियाँ लेके जा रहे हैं या आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो माज़रत ख़्वाना है। वज़ीर आज़म साहब ना पर्ची लेके गए, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज माज़रत ख़्वाना है। उन्होंने दुनिया के सामने बड़े मुदल्लल अंदाज से और बड़े, मैं समझता हूँ कि दलेराना अंदाज से, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने अफ़गानिस्तान के मसले को भी उठाया और अफ़गानिस्तान का हवाले से जो बैकग्राउंड है उसको भी बयान किया, और उस पर यह भी बताया उस पर अमेरिका का क्या किरदार रहा, किस तरीके से जो है वो एक वक्त के ऊपर तालिबान वो आपके भाई भी थे, फ्रीडम फाइटर्स भी थे, हीरो भी थे, और किस तरीके से फिर आप उन्हें अबेंडन करते हैं, फिर आप वॉर ऑन टेरर के नाम के ऊपर अफ़गानिस्तान आ जाते हैं, 20 साल गुजारते हैं और आप $2 ट्रिलियन से ज़्यादा वहाँ पर ख़र्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आप निकलते हैं तो हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में 90% से ज़ायद गुर्बत है, अफ़गानिस्तान जो है वो फिर दहशत गर्दों की माजगाह ना बन जाए, अफ़गानिस्तान में जो है वो किस तरीके से अमन कायम हो। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी आलमी क़ुव्वतें अफ़गानिस्तान में आई थी वो अपने अहदाफ जो हासिल करने थे वो नहीं हासिल कर सके। तो हम तो माज़रत ख़्वाना रवैया नहीं है, हम तो दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने सफ़र किया है, पाकिस्तान में 480 ड्रोन हमले हुए। जो आज हमें बातें कर रहे हैं ये ड्रोन हमलों के खिलाफ कभी नहीं बोले थे, बल्कि कभी इन्होंने पैराई जंग के हवाले से कौन बात करता था। इमरान खान का 20 साल से एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ था कि इसका जंग मसले का हल नहीं है। बाद में अमेरिका खुद बातचीत के ऊपर आया और अशरफ गनी जो वहां से रातों रात फरार हुए, वो उन्होंने टॉक्स को किसी तरफ नहीं कंक्लूड होने दिया। लिहाजा मैं समझता हूं कि चाहे वो मसला कश्मीर का मामला हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो जो डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्रीज में जा रही है, चाहे वो कोविड का मामला हो, चाहे वो इस्लामोफोबिया का मामला हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भरपूर तरीके से अपना खिताब वहां पर किया है। एम्बेसडर साहब, आप खुद यूएस में रहे हैं, एम्बेसडर के फ़राइज़ आपने वहाँ पर अंजाम दिए हैं, ये फ़रूख हबीब साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सियासत में देखें तो हर तरफ से आपको मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। आप वहाँ रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कि वाकई इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, इनसे फ़र्क पड़ता है कि वज़ीर आज़म साहब गए नहीं, वर्चुअल खिताब किया, और बार बार ये जो बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात का वक्त नहीं मिला या टेलीफोन नहीं आया। वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में तंज़िया कहा भी कि प्रॉबेबली ही इज़ अ वेरी बिजी मैन। देखिए, मैं वहाँ पे रहा खुद न्यूयॉर्क में कोई 6.5 साल,
और हर साल कुछ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट आते थे और कुछ नहीं आते थे। 2005 में पीक पे गई थी ऑल टाइम, लेकिन इस दफा भी इतने नहीं है। जब कोई बड़ी समिट होती है तो सारे जाते हैं, और आम दिनों में तमाम ममालिक के जो सरबराहान हैं वो जरूरी नहीं है कि हर सेशन के ऊपर जाएं। ये उनकी अपनी तरजीह होती है कि उनको कौन से काम की क्या से जरूरत होती है। दूसरा ये कि ये जो टेक्नोलॉजी ने एक ऑप्शन दिए जो पहले नहीं थी अवेलेबल, अब टेक्नोलॉजी की वजह से आप अपने वक्त मुकर्रर पे पूरा अपना बयान दे सकते हैं उसी तरीके से जैसे आप शायद वहां पे मौजूद हों। तो इस हवाले से तो मेरा नुक्ता ये है कि ये मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी बताइएगा वेरी क्विकली कि ये जो बार बार बात की जा रही है कि अब जाहिर है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब या पाकिस्तान अब डिक्टेशन लेने से इनकार करता है और पाकिस्तान कहता है ये हमारा मौक़िफ़ माजी में रहा है और इसी पर हम कायम रहेंगे, जो कि एब्सोल्युटली नॉट की बात वज़ीर आज़म ने की भी, लेकिन उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी मजबूरियाँ भी हैं, अब वो FATF को इस्तेमाल करके IMF को इस्तेमाल करके जो आपकी आर्म ट्विस्टिंग होती है, या रिसेंटली जो पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो क्रिकेट के हवाले से जो टीमें थी, एक ने आने से इनकार कर दिया, एक आके वापस चली गई, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक लार्जर पिक्चर अगर देखी जाए तो बड़े लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अब ये तमाम फोरम्स इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी पाकिस्तान के जो ट्रायल्स हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए। तो आपको लगता है आने वाले दिनों में ये चीज़ें बढ़ेंगी, मुश्किलात बढ़ेंगी पाकिस्तान के लिए? मुश्किलात का ताल्लुक आपकी ज़हनी कैफियत से। अगर आप ये समझते हैं कि एक असूल आइए तो फिर ये मुश्किलात सारी ढेर हो जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि माजी में गलतियां हुई हैं, जिस तरह ड्रोन्स पाकिस्तान के कुछ हिस्से से उड़ते थे और पाकिस्तान पे ही बरसाते थे, ये गलत हरकत थी। और पाकिस्तान ने अगर एक असूली मौक़िफ़ ले लिया है कि हम इस किस्म की दोबारा कोई ऐसे नहीं करने देंगे, तो ये अच्छी बात है। और आप अपनी खारजा पॉलिसी मजबूरियों पर ही क्यों बनाते हैं, अपनी कुव्वत पे क्यों नहीं बनाते? आपको अगर आप देखें, पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ अफगानिस्तान में दुरुस्त साबित नहीं हुआ, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी अरब स्प्रिंग में सारा दुरुस्त साबित हुआ है, जहां पे बाहर से ला के आपने रिजीम चेंज करके सारे मुल्कों में आग लगा दी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये हिंदुस्तान के हवाले से भी दुरुस्त साबित होगा। आप देखना कि ये किस तरीके से मोदी जो कर रहे हैं वह हिंदुओं और मुसलमानों और ईसाइयों और सिखों के दरमियान ये एक लड़ाई करवाने जा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक किस्म का एक खेल खेल रहे हैं वहां पे। तो पाकिस्तान को इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को फख्र होना चाहिए कि हमारी पॉलिसी जो है वो अच्छा। और ये भी मैं आपको कहता चलूं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे अमूमन मैंने ये देखा है कि 1947 से लेकर तमाम हुकूमतों ने इत्तेफाक राय से काम किया है। कुछ थोड़ी बहुत नुआंसेस में फर्क हो सकता है, लेकिन बुनियादी असूलों पे जो है वो तकरीबन कंसिस्टेंसी चली आ रही है। और अपनी कौम की इज्जत और हुर्मत पे किसी सूरत में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कोई मुश्किल इसके आगे इतनी ज्यादा सख्त नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। बिल्कुल सही। राइट, एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे। फरूख हबीब साहब, राना मशहूद साहब से सियासी मामलात के हवाले से जिनका जिक्र हमने इंट्रो में किया था उस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसी का मामला है, जिस पर अपोजिशन की तनकीद ये है कि क्या हुकूमत को कोई और शख्स नहीं मिल रहा इस इदारे के सरबराह के तौर पर, जिस पे आज वज़ीर कानून ने यह भी कहा है कि अभी फ़ैसला नहीं हुआ। गो के उनके मुद्दत मुलाजमत में तौसी की ख़बरें हैं और ये 4 साला मुद्दत मुलाजमत उनकी ख़त्म होने जा रही है और ये नाकाबिल तौसी होती है नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि इस पे अपोजिशन लीडर से मुशावरत किए बगैर कोई ऑर्डिनेंस लाकर उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ा दी जाए। अपोजिशन लीडर से क्यों मुशावरत नहीं होगी, इस पर आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने बात भी की है। पहले वो सुनाइए। शहबाज शरीफ जो हैं वो एक्यूज्ड हैं, उनको वो नैब ने उनको मुल्ज़म डिक्लेयर किया हुआ है।
अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम जो चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा अब लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, वो जो भी हल लेके आएंगे उस पे अमल करेंगे। बहरहाल ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए। राना मशहूद साहब, अब वो इन्हीं चेयरमैन को मुद्दत मुलाजमत में तौसी दें या कोई नया चेयरमैन नैब लेकर आएँ? वो कहते हैं कि ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब से अपोजिशन लीडर से जो है वो मुशावरत नहीं होगी क्योंकि उन पर मुकदमे हैं और वो मुल्जिम हैं। देखें, अगर इन्हीं का इस्तेदलाल मान लें तो ये तो हुकूमत ही नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चेयरमैन नैब ने कहा था कि अगर मैं हुकूमत के केसेस खोलता हूं तो ये हुकूमत एक दिन नहीं खड़ी होती। और ये उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि उनको पता है कि ये सारे करप्ट हैं, इन सब ने चोरियां की हुई हैं, इन सब ने आटे में, चीनी में, माफियाज के साथ, दवाइयों में मिलके पाकिस्तानी कौम को लूटा हुआ है। तो अब हेलीकॉप्टर केस जो है, बीआरटी का केस जो है, जो मालम जब्बा का केस जो है, ये सारे केसेस एक लाइन है जो चेयरमैन नैब के पास है। और वो खुल के वो जो चेयरमैन साहब हैं वो कहते हैं कि जी चूंकि मैं इसलिए नहीं खोल रहा कि हुकूमत खत्म हो जाएगी, परवेज खटक के केसेस। तो ये तो इनका इस्तदलाल जो है ना, बेसिकली पाकिस्तान पर बदकिस्मती से वो टोला मुसल्लत हो गया है जो ना पार्लियामेंट को मानता है ना किसी और चीज को मानता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो धौंस और धांधली को मानता है, चाहे वो मीडिया को दबाने की बात हो। ये तो वो लोग हैं जो चंद दिन पहले इमरान खान साहब कह रहे थे कि मीडिया को हमने जितनी आजादी दी हुई है इतनी पाकिस्तान की तारीख में इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो ये बड़े पक्के मुंह के साथ झूठ बोलने वाले पाकिस्तान पर मुसल्लत हो चुके हुए हैं। आज मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आज मैं इनके एक सो कॉल्ड तर्जुमान है जो पाकिस्तान से फ्रॉड करके भागा और फिर पाकिस्तान आके शहबाज गिल जो आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये इनको सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सियासी गिद्ध हैं जो पाकिस्तान के ऊपर दीज वल्चर्स ये आके पाकिस्तान को लूटना और खसूटना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। वो जो आज उन्होंने बात भी की, वो जो नवाज शरीफ साहब को वैक्सीनेशन का मामला है, उन्होंने कहा कि ये भी मरियम नवाज साहिबा के कहने पर हुआ, उनकी माँ पर हुआ। उस पर भी चलें आगे जाके मैं बात कर लूँगी, इस पे फ़ारूक हबीब साहब का मौक़िफ़ भी जान लेंगे। लेकिन फ़ारूक साहब पहले तो ये ज़रा इसी पे बताइएगा, ये जो चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला है, अगर माजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पहले ये एतराज़ था कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और ये कायदे ऐवान मिलकर इदारों के सरबराह लगा लेते हैं, ये तो चलें समझ में आता था, तरीक़ाकार आप लोग तब्दील करना चाहते थे। बट ये तो उससे भी ज़्यादा खौफनाक बात है कि एक ही शख्स जो है वो डिसाइड करके कोई भी इदारे का सरबराह लगा दे, हुकूमत अपनी तरफ से लगा दे, किसी से मुशावरत भी ना करे। नहीं, देखिए, मुशावरत वाला तो जो मामला है वो तो हम जो भी कानून है उस कानून को मद्देनज़र रखेंगे। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है? बुनियादी तौर के ऊपर मामला आज तनकीद वो कर रहे हैं जिन लोगों ने सैफुर रहमान को एहतसाब कमीशन का चेयरमैन लगाया था, जो इनके ज़ाती मुलाजिम थे। उसके अलावा ये वो लोग हैं जिनकी वजह से इस मुल्क को ब्राड शीट के 28 मिलियन डॉलर जो है वो जुर्माने की शक्ल में अदा करने पड़े, क्योंकि इन्होंने पैसा छुपा के, लूट मार करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए। इस मुल्क के अंदर जो करप्शन को ईजाद करने वाले और उसको 7 पर्दों में छुपा कर जाली अकाउंट्स के ज़रिए, टीटीओं के ज़रिए करने वाले वो शरीफ ख़ानदान है। और इसमें मामला क्या है, इस मुल्क में कभी जब से नैब बना, वो नैब 16 साल में 200 अरब रिकवरी करता है, इन 4 सालों में 540 अरब रुपए रिकवरी कर लेता है। यही नवाज शरीफ कहते थे कि इतनी करप्शन है, करप्शन के पीछे जाएंगे तो कोई काम ही नहीं कर सकते। हमजा शहबाज लाहौर में खड़े होकर बच्चों से खिताब कर रहे हैं स्कूल के, कहते हैं बच्चों करप्शन होती है। इस किस्म की बातें करते थे कि करप्शन जायज़ हो जाए, करप्शन को लोग इशू ही ना समझे। उस इशू को रेलिवेंट किसने बनाया? इमरान खान ने बनाया। आप जो दोनों जमातों की बातें कर रहे हैं, दोनों जमातों का तो मुकम्मल बात, दोनों जमातों का लूट मार थी। अभी जो बात की कि इनके टाइम पे रिकवरी क्या थी नैब की तरफ से और अभी रिकवरी जो है वो किस कदर बढ़ गई है, मैं आप मुकम्मल कीजिएगा, ज़िमनी सवाल इसी पे फिर बात रह जाएगी कि ये जो अगर चेयरमैन नैब के मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बात आई भी, चलें फैसला अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम, उनको एक्सटेंशन देने की बात अंडर कंसिडरेशन है, तभी तो ये चीज़ बाहर आई है।
तो अगर वाकई नैब ने इतना अच्छा काम किया है जिसकी बुनियाद पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए, एक्सटेंशन दे दी जाए, तो फिर तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के और अदालतों के नैब के हवाले से रिमार्क्स थे, जिस तरीके से उन्होंने नैब को क्रिटिसाइज किया, वो क्या है फिर? देखें, मेरी बात सुने, बड़ी अच्छी बात आपने की। इस मुल्क के अंदर निज़ाम बनने कौन सा दिया इन दो जमातों ने? सारा निज़ाम जो ये बनाते थे वो निज़ाम इनके इर्द गिर्द घेरता था। जो ये कहते थे कि ये निज़ाम हमारे लिए हो, इस मुल्क के अंदर लोगों से टेलीफोनों के ऊपर जजेस से ये फैसले नहीं लिखवाते रहे। सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया, नैब के ऊपर हमला कर दिया। चलें, आज इनको चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के ऊपर ये बात अगर कर रहे हैं तो ये तो डे 1 से नैब के खिलाफ हैं। ये फैटफ के मामले पे 34 शिक्के लेकर आ गए थे कि नैब के इदारे को ही आप बंद कर दें। इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ से कैसे मुशावरत कर लें कि उनका एक भाई जिसको करप्शन के ऊपर सजा हुई, जिन्होंने झूठ बोला, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कतरी खत लेकर अपना मजाक बनाया, जाली कैलबरी फंड बना लिया, मेरी लंदन में क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर अपनी अपीलों के खिलाफ पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, वहां बाहर बैठे हुए हैं। या मरियम सफदर 12 बार इल्तवा ले चुकी हैं, 3 साल से अपनी दायर की तरीकाकार क्या है? आगे चलने नहीं दे रहे। के जरिए अपॉइंटमेंट हो जाएगी। सुन लें 1 मिनट, मुझे जरा मुकम्मल कर। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये इस मुल्क में एहतसाब के हवाले से कितने संजीदा हैं। ये चाहते हैं एहतसाब का इदारा ही बंद कर दें। आज अगर इमरान खान साहब ने जो अज़म किया है, जो पाकिस्तान की अवाम को करप्शन के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार किया है, अगर आज इमरान खान उससे पीछे हट जाएं, ये लोग तो लुडियां डालते फिरें। पीपल्स पार्टी और नून लीग का क्या था कि मेरी फाइलें भी हैं, तुम्हारी फाइलें भी, आओ मिलकर मुकमुका कर लेते हैं। मुकमुका होता था। जो चेयरमैन नैब की रीअपॉइंटमेंट है, एक्सटेंशन है, उसका फैसला अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 8 अक्टूबर तक जो है उनका ओहदा मौजूद है। आइंदा हफ्ते जो है वो इस हवाले से जो है वो फैसला सामने आएगा, उसको किस तरीके से लेके चलते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर से अलग हो जाए, ओके, चलिए वो भी फैसला आएगा, नया नाम आता है या उन्हीं को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी तो लहदा हुए ना। अच्छा, 7 अरब का उनके ऊपर केस है कि अगर जो ऑलरेडी तरीक़ाकार मौजूद है कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और जो कायदे ऐवान है वो मुशावरत करके अपॉइंटमेंट करेंगे, तो उनको मसला ये नहीं है कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत, उनको मसला ये है कि शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं हो सकती क्योंकि उन पर इल्ज़ामात हैं। तो उसकी तजवीज़ जो है उन्होंने दे दी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर ना रहें, किसी और को अपनी जगह बना दें, उनसे शायद मुशावरत हो जाए। पहली बात तो ये है कि बार बार ये बात करते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के ऊपर जुर्म साबित हो गए। कहां पे साबित हुए हैं? अभी उनके केसेस पेंडिंग पड़े हैं और एक केस जिसमें फैसला आया था वो जज अरशद मलिक की जो है वो पूरी कौम ने देख लिया कि उसने जिस तरह उससे जबरदस्ती और ब्लैकमेल करके फैसला लिया गया था, उसका रिकॉर्ड, उसका बयान पूरी कौम ने देख लिया। दूसरी तरफ वो साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब पर इल्जामात हैं। शहबाज शरीफ साहब पर जितने इल्जामात हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो उनका बेल की पिटीशन थी उसका फैसला उठा के पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली नैब का और हुकूमत का गठजोड़ जो है उसको एक्सपोज कर दिया और कहा कि कोई चीज ऐसी नहीं है टेंजिबल जिसके ऊपर आपने शहबाज साहब को इतनी देर हवाले जेल में रखा। तो ये तो एक झूठ की बुनियाद पे चलने वाले लोग हैं और ऐसे झूठे शख्स हैं कि आपको याद होगा कि पनामा में कहा कि जी शहबाज शरीफ ने मुझे ऑफर की थी। आज 4 साल से वो केस अदालत में पड़ा है, बार बार नोटिस हो रहे हैं और ये भागे हुए हैं कौम से झूठ बोल के। आज तक इनका कोई एक सच, इटली का सदर फोन कर रहा है, हम फोन नहीं उठा रहे। तोशे खाने के अंदर जब पिछले दौर में होता था कि जी जमा कराए हुए जो है रिकॉर्ड दें, आज रिकॉर्ड देने से भागे हुए हैं क्योंकि खबरें ये हैं कि अरबों करोड़ों के खा गए, डिकार मार गए। तो ये झूठों की, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा था ना, माजरत के साथ मैं टॉक शोज पे आना इसलिए छोड़ गया हुआ हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर झूठ बोला जाता है और कौम को बार बार इस तवातर से झूठ सुनाया जाता है कि फिर हम जैसे लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज जो बात है पाकिस्तान का, आपने ना वकार रहने दिया है, ना मुकाम रहने दिया है। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी का तूफान है। दुनिया पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहती और वाह वाह हमारा कप्तान बड़ा हैंडसम है, इससे आगे इनको बात नहीं आती है और झूठ बोलते हैं और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। फरूख हबीब साहब से मैं कहूंगा कि अभी आप यंग हैं, आपने आगे जाना है, तो जरा थोड़ा हौसला पैदा करें और सच को सुनना भी और सच कहना भी सीखें।
ठीक है फरूख हबीब साहब, आपने चले सुन ये तो लिया, आप वो कह रहे हैं ना, आपकी बातों की ये तो वजह आप से जो कह है रहे हैं कहते कि हैं, मैं झूठ अब बोल रहे हैं, ये मीडिया पे बड़ा टॉक शोज में आना भी बड़ा नहीं चाहता। आसान तोशा काम है। खाना का भी बाय द वे जिक्र मैं 10 किया है चीजों के कि ऊपर कह रिकॉर्ड दूंगा नहीं कि देते झूठ हैं बोल जो रहे हैं। गैर मुमालिक की तरफ से इनामात मिले, तहाइफ मिले। जी नहीं देखिए, बात यह है कि अभी मैं आपको एक लेटर भेज देता हूँ, फवाद हसन फवाद ने जारी किया है इन्हीं के दौर के अंदर, कि ये जो तोशा खाना के जो आपको गिफ्ट्स आते हैं, ये दोनों ममालिक के दरमियान जो हैं वो एक रवायात हैं पुरानी, उस हवाले से हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये इनके अपने दौर का ही निकला हुआ लेटर है ना। यहाँ पे तो जो फ़र्क बताते हैं, मैं आपको बताऊँ ये किसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो वज़ीर आज़म जिसके ना 5-5 कैंप ऑफिस हैं, वो वज़ीर आज़म जो अपने 3 साला वज़ीर आज़म हाउस ऑफिस के बजट में से 1 अरब 10 करोड़ रुपया बचाते हैं, वो वज़ीर आज़म जो 300 दिन लंदन में नहीं गुजारते, वो वज़ीर आज़म जिनका जो बैरून मुल्क जाते हैं कमर्शियल फ्लाइटों के ऊपर जाते हैं, 2.5 लोगों को साथ लेके नहीं जाते, वो वज़ीर आज़म जो सरकारी खर्चों से रायवंड की बड़ी बड़ी दीवारें भी बन जाती हैं, रोड्स भी बन जाते हैं, वो वज़ीर आज़म वो काम नहीं कर रहे। वो वज़ीर आज़म जिन्होंने आते साथ अपने इमरान खान साहब ने स्वाबदीदी फंड्स को ख़त्म किया। यहाँ पर हमें जो बातें सुनाते हैं, इनके तो हेलीकॉप्टरों पे मरी खाने जाया करते थे, किसी से ढका छुपा है, ये किसको बातें बता रहे हैं। यहाँ पर तो अपनी शुगर मिल के साथ नाला बना लिया गया, रमज़ान शुगर मिल के साथ बरसाती नाला बना के करोड़ों रुपए का जो है वो सरकार को टीका लगा दिया गया। आज जो बातें हो रही हैं, मुझे आप ये बताएं कि अगर चले जाएं, एक शुगर मिल नहीं थी, कितनी शुगर मिलों के मालिक बन गए, पोल्ट्री के कारोबार के मालिक बन गए। आप लंदन में वो बच्चे जो 16-16 साल 18-18 साल के बच्चे, वो अरबों डॉलर के फ्लैट्स के जो है वो मालिक बन जाते हैं, उनका जवाब ये दे नहीं सके। और अदालत में 100 से ज्यादा पेशियां हुई और जो ये बात कर रहे थे नवाज शरीफ की अपीलें लगी हुई हैं, आपकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई, सजा बहाल हो गई, सुप्रीम कोर्ट में आपने जाके चैलेंज उसे नहीं किया, लिहाजा अब आपने जो जुर्माना हुआ है 8 मिलियन पाउंड का, उसके लिए आपकी जायदादें नीलाम की जा रही हैं। इतने दलेर हैं, इतने सच्चे हैं, तो मरियम नवाज बार बार इल्तवा क्यों ले रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? कहें ना रोजाना की बुनियाद पे मेरा केस चलाएं। नवाज शरीफ कहें मेरा इलाज हो गया जो होना था 2 साल के अंदर, मैं अगली फ्लाइट पकड़ रहा हूं, पाकिस्तान वापस आ रहा हूं। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें पता है कि चोरी की हुई है। ऐसे ऐसे अंदाज निकले हैं चोरी के, जाली अकाउंट्स, पापड़ वाले, फलूदे वाले, कोई चाय पिलाने वाला, किस किस्म की चीजें बाहर आई हैं। 25 अरब रुपए का FIA का केस सामने आया। आपने बात की है, कोर्ट में एक और मामला भी हुआ है जो जी बिल्कुल, ये FIA के हवाले से भी, जिसमें हमजा शहबाज साहब को और शहबाज शरीफ वो अबूरी जमानत में उनके 9 अक्टूबर तक तौसी भी कर दी गई है। एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बैंकिंग कोर्ट में क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले राना मशहूद साहब ने जिक्र किया था जो कि नवाज शरीफ साहब की जाली वैक्सीनेशन का मामला है, जिस पर शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने क्या कहा है कि ये क्या माजरा है, कैसे हुआ है, किसने इंदराज कराया है, वो जरा सुनाते हैं। इस नपे तुले तरीके के साथ सबसे पहले अपने भर्ती करवाए हुए लोगों के थ्रू ये साजिश रचाना, फिर उस साजिश को पूरा करना, फिर सबसे पहले हिंदुस्तानी चैनल्स को वो खबर देना, फिर पाकिस्तानी चैनल्स के अंदर भी मीडिया को सबसे पहले नून लीग की तरफ से वो खबर फीड करना, और पाकिस्तान के खिलाफ उसके बाद कौन सा ऐसा इंटरनेशनल इदारा है जिसने जाली वैक्सीन की खबर नहीं लगाई, ताकि पाकिस्तान अगर किसी लिस्ट में से निकल रहा है तो बैरूनी ममालिक ये सोचें कि पाकिस्तान का वैक्सीनेशन सिस्टम खराब है। यह साजिश थी क्रिकेट पाकिस्तान में बंद करवाने के अगले 2 दिन के बाद यह हमला किया किसी और ने नहीं, उसी नवाज शरीफ जिसने हुर्रियत वालों से मिलने से इनकार किया, उसी जिसको गोंगलू सूंघे हुए थे कुलभूषण के ऊपर, वही नवाज शरीफ जिसने अल हमद के साथ मुलाकात की चंद दिन पहले जो पाकिस्तान को गालियां देता था, उसी नवाज शरीफ की बेटी ने और मुस्लिम लीग नून के MPs ने मिल मिला के यह साजिश तैयार की। अच्छा, अब ये इसमें कुछ और नाम भी इन्होंने लिए थे जो कि इस सॉर्ट में नहीं थे, जिसमें MPs का जिक्र किया गया, राना साहब, इमरान नज़ीर साहब का और चौधरी शहबाज का, कि उनके साथ मिलकर ये साजिश जो है तैयार की गई। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हुआ।
पाकिस्तान की जो बदनामी है वो इस हुकूमत के आने के बाद जितनी हुई है, इनको किसी और की जरूरत नहीं है, नंबर 1। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हर वक्त बनाते रहते हैं ना, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलभूषण का नाम लिया, तो क्या आज कलभूषण को आपने फांसी दे दी है? उस वक्त जो आप कहते थे कि जी कलभूषण को लाओ, फांसी लटकाओ, 3 साल हो गए हैं, दो ना फांसी, क्यों नहीं देते फांसी? उल्टा ऑर्डिनेंस लेकर आते हो कलभूषण के लिए असेंबली में, और उसको आप जो है ईज आउट करना चाहते हैं। वही इमरान खान है ना जिसने कहा था कि मोदी आएगा और पाकिस्तान का फायदा होगा। मोदी के जीतने की जो जमात और जिसका लीडर दुआएं करता रहा, और जब कश्मीर का इशू आया तो अमेरिका गया और वापस आकर कहता है कि जी हम एक नया वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, और साथ ही मकबूजा कश्मीर पर कब्जा हो जाता है। देखें, बातें बहुत तल्ख हैं। बातें ये हैं कि आज सी पैक के ऊपर यही साहब जिनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रही हैं, इनकी एक टॉक आई हुई है जो अमेरिका में कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सी पैक को खत्म होना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो ये लोग तो अपने मुफाद के लिए, मैंने जिस तरह पहले कहा था, और खास तौर पे मैं शहबाज गिल का नाम लेके कहूंगा कि इस तरह के सियासी गिद्ध जमातों के लिए भी नुकसानदेह होते हैं और मुल्कों के लिए भी, क्योंकि ये बाहर से मुझे नहीं पता कि किसके ये पे रोल पे हैं, आते हैं जब हुकूमत के साथ आते हैं, और जिस तरह बाकी लोग अपना ब्रीफ केस उठा के, हफीज शेख आज किधर है? हफीज शेख साहब ब्रीफ केस उठाया, निकल गए। उससे पहले जो आए कितने लोग हैं जो आए अपना अपना ब्रीफ केस उठाते हैं, आके जो है तमाशा लगाते हैं और निकल जाते हैं। और जो एक बात फारूक हबीब साहब ने कही थी ना कि नवाज शरीफ का केस रोजाना की बुनियाद पे चलाएं, मरियम का केस रोजाना की बुनियाद पे चलाएं, उनका केस रोजाना की बुनियाद पर चलाएं। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है 165 दिन रेगुलर पेश होता रहा है, लेकिन मैं आज फिर ऑफर करता हूं कि चलाएं रोजाना की बुनियाद पर केस, और साथ फॉरेन फंडिंग का केस भी रोजाना की बुनियाद पर चलाएं, फॉरेन फंडिंग भी चलाएं, दूध का दूध पानी का पानी करें, और फॉरेन फंडिंग का केस भी लेके जाएं। सही है। ये तो फारूक हबीब साहब भी इलेक्शन कमीशन में गए हैं, और ये जो जिन लोगों की आप बात करें कि हर दौर में आते हैं, बाहर से ब्रीफ केस उठाते हैं, हुकूमत के जाने के बाद वापस भी चले जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हर ही हुकूमत का हिस्सा होते हैं। फारूक हबीब साहब से पूछ लेते हैं। फारूक हबीब साहब तो इलेक्शन लड़के जीत के आए हैं। फारूक हबीब साहब फरमाइएगा। देखें सादिया सुन तो लेना, ये आर्गूमेंट में जान इस वजह से नहीं है कि इनकी तो अपनी सारी क़यादत मुल्क से बाहर बैठी हुई है। वो भी जब इक़्तिदार आता है तो मुल्क में आ जाते हैं, उसके बाहर जो है मुल्क से बाहर रहना पसंद करते हैं। मुझे बताएं, नवाज शरीफ, इसहाक डार, सलमान शहबाज, अली इमरान, मियाँ साहब के दोनों बच्चे जो हैं, हसन नवाज, हुसैन नवाज, वो मुल्क से बाहर हैं। बाकी भी शहबाज साहब भी मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, मरियम भी मुल्क से बाहर जाने के जो है वो मुख्तलिफ आए रोज, कभी शादी का बहाना, कभी इलाज का बहाना। ये तो मुल्क से बाहर, इनके सिर्फ मुल्क से बाहर का मसला नहीं, इनकी पूरी क़यादत मुल्क से बाहर बैठी हुई है। लिहाजा ये आर्गूमेंट तो जो है वो इनको बिल्कुल किसी सूरत भी जो है वो सूट ही नहीं करता। लिहाजा एक बात ज़हन में रखें। दूसरा मसला ये है कि कलभूषण के मामले पे आप लोगों को गुमराह ना करें। कलभूषण का मामला आप लोग खामोश रहे, जब पकड़ा जाता है, जब भारत गया उसकी सजा के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2016 में, उस वक्त आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन को तस्लीम किया। हुकूमत आपकी थी, उस वक्त अटॉर्नी जनरल आपके थे, उस वक्त जो नुमाइंदा आपने मुकर्रर किया वो भी आपका लगाया हुआ था। आप ना जुरिस्डिक्शन को तस्लीम करते, ना उस फैसले की बाइंडिंग पाकिस्तान के ऊपर होती। लेकिन पाकिस्तान को रोग स्टेट तो नहीं है, अगर एक फैसला आता है वो कहते हैं उसको कौंसलर एक्सेस दें, उसको दोबारा मौका मिले, तो उसके लिए पाकिस्तान को कानून साजी दरकार थी। लेकिन पाकिस्तान ने वो कानून साजी कर दी, लेकिन उससे ये तो नहीं है कि उसको रिहा कर दिया। लेकिन जो उसके ऊपर जुर्म है वो आज भी कायम है, और उस जुर्म के सबूत भी मौजूद हैं, उसके ऊपर फैसला भी होगा। मोदी की बातें हमें सुनाई जा रही हैं। अभी ये सब्ज लाली की ट्वीट की थी इन्होंने परचम के हवाले से। अच्छा। जब इंडिया का नेक्सस एक्सपोज हुआ कि किस तरीके से फेक आईडीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, एक ट्वीट मरियम सफदर की तरफ से नहीं आई, शहबाज शरीफ की तरफ से नहीं आई, PMLN की तरफ से नहीं आई। वो मोदी जो अफगानिस्तान गया था दहशतगर्दी के बीज बोने, वो मोदी वापसी पे शादी पे इनके घर रुक के गया था, जहां ना कोई फॉरेन ऑफिस का बंदा मौजूद था, ना कोई सिक्योरिटी एजेंसीज का बंदा मौजूद था। मोदी के हलफनामों पे जाके हुर्रियत रहनुमाओं को आप लोग नहीं मिलते थे। हमले पठानकोट होते थे, पर्चे आप गुजरांवाला दर्ज कर लेते थे। सबसे पहले नवाज शरीफ ने कहा मुंबई हमलों के ऊपर कि अजमल कसाब का ताल्लुक पाकिस्तान से, उसका एड्रेस पाकिस्तान से है। आप जाते हैं वहां पर जाकर कश्मीर का जिक्र ही निकाल देते हैं। जो एक कॉन्फ्रेंस होती है बड़ी अहम, उसके बाद जब यहां शोर पड़ता है उसके बाद इनकी आंखें खुलती है। वो हमें वजारत खारजा पे लेक्चर देते हैं जिनके पास वजीर खारजा ही मौजूद नहीं था पूरी हुकूमत के दौरान।
कोई वजीर खारजा इनके ऊपर मौजूद नहीं था। सिर्फ चलिए, इनका ठीक है, इंटरेस्ट ठीक ये है। है कि ये ओके, बाहर इस के पे- ममालिक इस- के इस साथ पे जाती आपका- इस पे ताल्लुकात आपका बनाते नुक्ता आ गया। हैं। इमरान खान मुल्क के मफाद को, आने वाली नस्लों के मफाद को सामने ओके। रखते हैं। चलें, इस पे आपका नुक्ता आ गया। मुझे जो मैंने जिक्र किया था, जिस तरह आपने शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज का जो उनको ज़मानत में उनको तौसीह भी मिली है, राना साहब मुझे बताएं कि जिस तरह आज एक सीनियर अफसर हैं FIA के डॉक्टर रिजवान, वो अदालत में पेश हुए, उनसे जज ने पूछा कि तफ्तीश कब तक मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपके तमाम लोगों की तरफ से कहा जाता है कि ये बिला वजह जो हैं अदालतें इन मुकदमों को हुकूमत की ईमा पर या हुकूमत में बैठे चंद लोगों की ईमा पर या FIA जैसे इदारे जो हैं वो रिपोर्ट्स ऐसे बनाते हैं या कहीं ना कहीं इसको तूल देने की कोशिश की जाती है। आज उन्होंने कहा कि मुल्जिमान जो हैं वो तफ्तीश में हमसे ताउन ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कोई कॉपरेशन उनकी तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है। तो फिर इनके साथ कॉपरेट करें, शहबाज शरीफ साहब भी, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी ख़त्म करें मामलात को, जान छुड़ाएं। क्या कॉपरेट करें? इन्हीं केसेस के अंदर नैब ने केस बनाया, इसी केस के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 2 साल जेल काट कर आया, और उसके बाद वहां पर अदालत ने जो बेल की पिटीशन एक्सेप्ट की उसके अंदर लिखा कि कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है। नैब 2 साल करता रहा, 5-4 साल से वो कर रहा है। अब वही केस उठा के FIA, मैं आज आपके जरिए अब एक पैगाम देना चाहता हूं, एनफ इज एनफ। ये जो अफसरान सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं ना, इनके नाम हम नोट कर रहे हैं, और जिस तरह की बदतमीजी FIA के दफ्तर में शहबाज शरीफ साहब के साथ की गई और जिस तरह का रवैया रखा गया, वो वक्त आने वाला है इन सब को, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लिया हुआ है। जो जो अपने ओथ के खिलाफ जा रहा है, जो जो सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जो जो सियासी तौर पर इस्तेमाल होके जाती फायदे ले रहा है, कौम का नुकसान कर रहा है, उनका ये तो कड़ा एहतसाब होगा। आपकी बात ने मुझे इमरान खान साहब की तकरीर याद करवा दी है, जो कंटेनर पे वो नाम लेके कुछ अफसरान के कहा करते थे कि ये लोग ताउन कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही बात फारूक हबीब साहब, अब राना साहब कह रहे हैं कि वो नोट कर रहे हैं जिन जिन अफसरान ने हुकूमत की ईमा पे ये किया है। बिल्कुल, अब हम नोट कर रहे हैं जिन्होंने सियालकोट इलेक्शन के अंदर धांधली की, जिन्होंने धांधली के अंदर हुकूमत के हिस्सेदार बने, जो जिन्होंने अपने ओथ की वॉलेशन की, उनके खिलाफ बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक, जाती नहीं आइन और कानून जो कहता है उसके मुताबिक उनके खिलाफ कड़ा एहतसाब होगा। के नाम फारूक हबीब साहब फरमाइए। यही डॉक्टर रिजवान, और हमने लिस्ट बना ली हुई यही डॉक्टर रिजवान है जिनकी ट्रांसफर के ऊपर पूरी नून लीग ने शोर शराबा डाल दिया था कि डॉक्टर रिजवान को हटा दिया, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, डॉक्टर रिजवान को ट्रांसफर कर रहे हैं। वो डॉक्टर रिजवान तो उसी जगह मौजूद हैं, वही डॉक्टर रिजवान इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। और मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, ये भी कह रहे थे कि जो नैब में केस चल रहा है, नैब में 7 अरब का जो केस है वो आपका अलग केस है, ये अलग वारदात है जो रमजान शुगर मिल के अकाउंट्स में डाली गई है, चाय पिलाने वाले के अकाउंट में पैसे, दरवाजा खोलने वाले पीएम के अकाउंट के अंदर पैसे, क्लर्कों के अकाउंटों के अंदर पैसे, ये वही केस है, लिहाजा ये अलग केस है, वो अलहदा वारदात है। 7 फारूक साहब, लिहाजा पूरे केस को पढ़ लें, उनकी फाइलों को पढ़ लें। देखें अरबों, फारूक साहब आपको कह रहा हूं, फारूक साहब अरबों की बात करते हैं, अंदाजा हो जाएगा। मैंने पूरी फाइल पढ़ी हुई है, उसमें तो मैंने पूरी फाइल पढ़ी है, अरबों से शुरू करके 2 करोड़ पे बात खत्म हो गई। उसमें आपका मसरूर कैश बॉयज 96H का घर उन पैसों से खरीदा, विस्परिंग पाइन के फ्लैट्स उधर से खरीदे गए, सारा आपकी दौलत में टीटियों के जरिए इजाफा हुआ है। ऐसी टीटियां पाकिस्तान की आवाम को देखिए केसेस तो बहुत है, बहुत लोगों पे असल चीज तो ये है कि प्रोसिक्यूशन आपकी कैसी होती है, कोई चीज साबित हो, जो चीजें आप कहते हैं कि जी लूटा हुआ पैसा है वो वापस लाएंगे, आए तो सही, कोई तो रिकवरी हो। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब आपका भी, और राना मशहूद अहमद खान साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।